हेलो एवरीवन, आज मैं बात करूंगा स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से और उन गलतियों से बचने के हवाले से जिससे आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ किया जाता है। मैं बात करूंगा जीटी की, जो कि जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहलाता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिसमें मैं कोशिश करूंगा उन सबको कवर कर सकूं। सबसे पहले लोग जो जीटी लिखते हैं या तो वो बहुत लंबी लिख देते हैं या बहुत शॉर्ट लिख देते हैं। अब लंबी लिखने के अंदर वो इतना लंबा उसको लिखते हैं जैसे 4 पेजर 5 पेजर, तो उसमें एक्चुअल मीनिंग खो जाता है और आप जो मीनिंग जो है कन्वे करना चाहते हैं वो केस ऑफिसर के लिए इनोइंग हो सकता है। दूसरे नंबर पे केस ऑफिसर आपका देखता है सर्कमस्टेंसेस इन योर होम कंट्री। अब सर्कमस्टेंसेस इन होम कंट्री में क्या है कि आप जो कोर्स प्रपोज कर रहे हैं, क्या वो कोर्स आपके होम कंट्री के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो उसको आपने जस्टिफाई करना है, अगर नहीं है तो उसको आपने जस्टिफाई करना है। अगर तो नहीं है तो आप प्रपोज कर सकते हैं कि ठीक है, ये मेरे होम कंट्री में अवेलेबल नहीं है और मैं इसलिए ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए आना चाहता हूँ। लेकिन अगर वो ऑलरेडी वो कोर्स जो प्रपोज किया है आपने वो आपके होम कंट्री में अवेलेबल है, तो इसका ये मतलब है कि आपको ये भी जस्टिफाई करना है कि आप ऑस्ट्रेलिया उस कोर्स को ही क्यों पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। इसके लिए ये हो सकता है कि आप ये कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और उसके अलावा जो है वर्ल्ड रिनोन्ड यूनिवर्सिटीज़ या प्रोवाइडर्स ऑस्ट्रेलिया के बेहतर हैं। उसके अलावा आपके पर्सनल टाइज देखे जाते हैं। पर्सनल टाइज के अंदर आपके इकोनॉमिक टाइज, आपके फैमिली के साथ टाइज और आपके मिलिट्री सर्विसेज के हवाले से भी टाइज को देखा जाता है। पर्सनल टाइज के अंदर आपके जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो आपके पर्सनल सर्कमस्टेंसेस में आता है। पर्सनल सर्कमस्टेंसेस में ये है कि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, या अगर आपकी जो फैमिली टाइज हैं वो कैसे हैं। आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है अगर बहुत वीक है और इफ़ यू आर अनएबल टू सपोर्ट योरसेल्फ ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए, तो इसका ये मतलब है कि वो आपका पोटेंशली वीज़ा रिफ्यूज़ करेंगे अगर आप अपने को आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। क्योंकि जीटी के अंदर एक ये भी शर्त है कि आप कम से कम 1 साल रहने का आपके पास एक्सपेंस होने चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके पर्सनल टाइज। पर्सनल टाइज के अंदर जो फैमिली टाइज हैं, फैमिली टाइज में आपके जो ख़ानदान के कितने लोग ओवरसीज़ हैं, कितने लोग आपके होम कंट्रीज़ में हैं, आपके पास क्या इंसेंटिव्स हैं कि आप वापस आएंगे अपने होम कंट्री पढ़ने के बाद। तीसरे नंबर पे कुछ लोगों की मिलिट्री कमिटमेंट्स होती हैं, वो शायद उनसे भागना चाहते हैं, तो जीटी के दौरान इन चीज़ों को भी देखा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए जीटी के अंदर केस ऑफिसर आपके पोटेंशियल सर्कमस्टांसेस इन ऑस्ट्रेलिया भी देखता है। यानी कि अगर आपने जो कोर्स प्रपोज किया है, क्या वो कोर्स आपके जो बैकग्राउंड कोर्स है उसके रेलिवेंट है या नहीं है। अगर तो रेलिवेंट है तो वो किस तरह आपकी मदद करेगा एकेडमिक के अंदर आपको आगे बढ़ने के लिए या आपका काम करने के लिए। अगर रेलिवेंट नहीं है, से फॉर इंस्टेंस कुछ लोगों ने जैसे हो सकता है कॉमर्स पढ़ी हो लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है वो आईटी के अंदर हो या मैनेजमेंट के अंदर हो, तो वो आगे प्रपोज्ड कोर्स आईटी या मैनेजमेंट को लेते हैं, तो आपको उसको भी जस्टिफाई करना होता है। कुछ लोग सिर्फ ये बात कर देते हैं कि मेरा ये बैकग्राउंड है और मैं प्रपोज ये कोर्स कर रहा हूँ, तो उसको रेलिवेंस को जो है मिलाना वो बहुत ज़रूरी है, उसको आर्गूमेंट को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एप्लीकेंट के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखे जाते हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का ये मतलब है कि आपने जो कोर्स ऑस्ट्रेलिया में आके पढ़ना है वो आपकी किस तरह मदद करेगा। आपने ये इस्टेब्लिश करना होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया में इस कोर्स को पढ़ेंगे तो आपके होम कंट्री या एनी थर्ड कंट्री जो है उस जो अदर देन ऑस्ट्रेलिया, उसमें आपके सर्कमस्टेंसेस कैसे रहेंगे, ये कोर्स आपको पोटेंशली कैसे मदद करेगा। बहुत से लोग ये गलती ये करते हैं कि उस गलती में वो सिर्फ ये प्रपोज्ड कोर्स की बात करते हैं और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की शायद वो ऑस्ट्रेलिया की बात कर जाएं कि भाई मेरे ये कोर्स पढ़ने के बाद मेरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर सर्कमस्टेंसेस जो है ना वो बेहतर हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी गलती है जीटी के अंदर, क्योंकि जीटी जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट का ये मतलब है आप यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहे हैं और पढ़ के आप वापस चले जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस नुक्ते को भी इस्टेब्लिश करें कि ये कोर्स पढ़ने के बाद आपके होम कंट्री के अंदर या थर्ड कंट्री जो कि अदर देन ऑस्ट्रेलिया है, आपके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं।
इस चीज़ को आपने ये भी इस तरह भी इस्टेब्लिश करना है कि जैसे आपके एम्प्लॉयमेंट के हवाले से ये किस तरह मदद करेगा। ये भी हो सकता है आपके पास अगर कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र लेटर है तो आप ऑफ़र लेटर भी लगा सकते हैं और इससे आपका केस मजबूत हो जाएगा। यानी कि आपके ये कोर्स पढ़ने के बाद आपका जो ऑफ़र लेटर है या कोई कंपनी है आपको कैसे हायर कर सकती है। नेक्स्ट वन, आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री। इमिग्रेशन हिस्ट्री के अंदर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री और आपकी वीज़ा हिस्ट्री भी आती है। ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से ये है कि आपने किन किन मुल्कों में ऑलरेडी सफ़र किया हुआ है। कुछ पोटेंशली थ्रेट मुल्क भी हो सकते हैं, तो इसको भी ऑस्ट्रेलिया बहुत सीरियसली देखता है कि आपने अगर किसी ऐसे मुल्क में जो कि बैन है या जहाँ के हालात सिविल अनरेस्ट वगैरह है, जहाँ के हालात ठीक नहीं है, अगर आपने वहाँ पे सफ़र किया हुआ है तो इसको भी बड़ा गौर से देखा जाता है। वीज़ाज़ के हवाले से अगर आपने किसी और मुल्क का या ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा पहले अप्लाई किया और वो रिफ्यूज़ हो गया और आपने उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया, इट्स अ बिग मिस्टेक। ये भी हो सकता है कि आप किसी और मुल्क में गए, वहाँ पे आपने ओवरस्टे किया या कैंसलेशन आपकी हुई, तो इट्स अ बिग मिस्टेक। तो पोटेंशियली इसमें वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। जीटी के हवाले से और बहुत सी बातें हैं, मैंने कोशिश की है कि इन सब को मैं थोड़े टाइम के अंदर कवर कर सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से और ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन या वीज़ाज़ के हवाले से वीडियोज़ आप तक पहुंचा सकूं, ताकि बहुत सारी चीज़ें जो कि एम्बिगुअस हैं उसमें क्लैरिटी आ सके। थैंक यू।